Hello, aspirants. Welcome to Study IQIS. Myself, Utkarsh Singh. And here in this session, one of the most repeated and sorted query जो आपकी तरफ से अक्सर आती है मेरे पास Instagram पे और email IDs पे रिगार्डिंग सर एक रोड मैप हो सकता है क्या, वन शॉट एक ब्लूप्रिंट हमें मिल जाए जिस तरीके से हम बिगिनर से एडवांस लेवल प्रोग्रेशन कर सके विद एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट 10-15 मिनट्स का ये वीडियो रखते हैं और इसके अंदर सारी बात कर लेंगे कि आप बिगनर अगर हो कहाँ से शुरू करें, किस बुक्स को पढ़ें, कितना समय दें, टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, एवरीथिंग ABCD ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू जेड, ठीक है, टिल जेड वहाँ पर हम कवरेज करेंगे एंथ्रोपोलॉजी के लिए और सारे आपके डाउट्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाए अलग से जो हो सकता है हम कवर ना कर रहे हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हो। अदरवाइज जो ज़्यादा आपके लिए आसान है, मेरी ईमेल आईडीज जिनके ऊपर आप रीच कर सकते हो, ठीक है ना, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। आप डायरेक्टली मुझे इन प्लेटफॉर्म्स पे भी रीच आउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे और ईमेल आईडी पे विद द डाउट दैट स्पेसिफिकली यू हैव इन योर माइंड, जो आप चाहते हो कि हम आंसर करें। अब हम यहाँ पे बातें शुरू करते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, ठीक है ना, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स इवन इन आर क्लासेस आर बिगिनर और इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है सबको। क्यों? बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली स्टार्ट ही हो रहा है ग्रेजुएशन लेवल से, जो कि आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर अपीयरिंग द UPSC एग्जामिनेशन। तो आपके दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को आपसे ज़्यादा आता है, किसी को बेसिक आता है। बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर हम क्या स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिंपल चीज़ें बताई जाएंगी। बेसिक से ही ये सब्जेक्ट तो स्टार्ट ही इस लेवल पर होता है, बिकॉज अनलाइक अदर ऑप्शनल ये 5th, 6th, 7th, 8th में नहीं है, इसकी कोई NCERTs भी आपकी नहीं होती है। 99% ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर ये पढ़ाई इसकी एंथ्रो की होती है वो ग्रेजुएशन लेवल पर है, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी पढ़ाई इसकी होती है वो हमेशा 0 लेवल से ही होती है। जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट को 6th की नॉलेज जरूरी है, 7th की नॉलेज जरूरी, यहाँ आपको कोई भी प्री इन्फॉर्मेशन की, प्री नॉलेज की जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसा नहीं है कि शब्द नया है एंथ्रोपोलॉजी तो आपके लिए चीज़ें भी नहीं होंगी। मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल जब आप पढ़ना शुरू करते हो, बच्चों का अक्सर ये एक स्टेटमेंट होता है कि सर ये तो ओवरलैप है, ये तो सर GS में भी हमने पढ़ा है। तो होता है, नाम नया है, इससे ये मतलब नहीं है कि UPSC में आपकी हेल्प नहीं करता है। आपका जो एंशिएंट वाला पोर्शन है हिस्ट्री के अंदर में GS1 में, उसमें पूरा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपको हेल्प करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोन एज, पेलियोलिथिक पीरियड टू दी महाजनपदास पीरियड। आर्ट एंड कल्चर में आपको कई सारे टॉपिक्स हैं, गिनवाने पे जाऊंगा तो उसी में वीडियो निकल जाएगा, 10 मिनट हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि हम उसको कंसाइज रखें। इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी वाला पोर्शन पूरा GS का, पॉलिटी के कई सारे इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्रीलिम्स में और इवन मेंस में एंथ्रोपोलॉजी की मदद से आप कर सकते हो। ऐसे एथिक्स में मोस्ट ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की तरह एंथ्रो भी आपकी हेल्प करता है ना। स्पेसिफिक वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएंगे बट हेल्प जरूर करेगा आपकी। बाकी जो पोर्शन मैंने बताए, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के इनडायरेक्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। एथिक्स और एसए में इनडायरेक्ट आपकी हेल्प करता है आपको बेहतर स्कोर करने के अंदर में। तो एक ओवरलैपिंग ये ऑप्शनल है जो कि काफी कम बच्चों को पता है, शॉर्टेस्ट है, समय कम लेता है, दैट इज ऑल टुगेदर द रीजन व्हाई यू शुड चूज। बिकॉज छोटा रहेगा ऑप्शनल, स्टैटिक रहेगा, करंट अफेयर्स नहीं रहेगा, यू कैन डिवोट मोर टाइम टू आंसर राइटिंग एंड रिविजन। खासकर PYQ इसमें काफ़ी रिपीट होते हैं। अगर आप किसी भी यूनिट को उठाते हो, 10-12 साल में जो क्वेश्चन आते हैं, 3-4 थीम्स है जिसके ऊपर से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बार बार रिसाइकिल किए जाते हैं। तो आप और भी ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे, शॉर्ट है इसलिए, और भी ज़्यादा आंसर राइटिंग कर पाओगे और इसीलिए बच्चों के जो स्कोर है काफ़ी ज़्यादा आते हैं। 360 तक भी स्कोर आते हैं कैंडिडेट्स के। पहली बार ऑप्शनल लिया कई लोगों ने, एंथ्रो का कोई बैकग्राउंड नहीं था, बाद में जाकर के उन्हें 335 फर्स्ट अटेम्प्ट में आए। तो इसमें बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही बैकग्राउंड न्यूट्रल ये ऑप्शनल है। अब जब आप इसको शुरू करते हो एट अ बिगनर लेवल, क्वेश्चन होता है कि हम कैसे पढ़ें। देखिए 2 ऑप्शन है, एक तो बिगनर वो होगा जो कि अंडर गाइडेंस पढ़ रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा किसी प्रोग्राम के अंदर में, और एक कई बार हम मना करते हैं लेकिन आपको कोई वो नहीं कर सकता फोर्स, सेल्फ स्टडी के लिए कई बार जाते हैं। हम मना क्यों करते हैं सेल्फ स्टडी के लिए? मेरा बहुत स्ट्रिक्ट है। बच्चे पूछते हैं सेल्फ स्टडी से सर हो जाएगा? हम कहते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कह दे कि सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि सर हमें सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहिए? बिकॉज आज के एज में जब आपके पास करियर ऑप्शन और बैकअप बहुत ज़्यादा है, आप इस mid-20s के अपने समय को वेस्ट ना करो। ऑप्शनल जो चीज़ आपकी यहाँ पर 4 महीने 5 महीने में हो जाती है, उसके पीछे आप रीथिंक कर रहे हो, तरीकों को ढूंढ रहे हो, कैसे प्रेजेंट करना है, गलतियां करके सीख रहे हो। ये करने में आप एक अटेम्प्ट अपना वेस्ट कर देते हो, साल 1.5 साल वेस्ट कर देते हो। दैट आई पर्सनली डू नॉट लाइक। पास्ट में बच्चे ज़्यादातर थे यूपी बिहार जैसे स्टेट से, एग्रीकल्चरल फैमिलीज से, या फिर जहाँ पर बहुत करियर पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। BA के कोर्स किए हुए ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, BSc से आ रहे हैं,
तो यहाँ पर क्या था कि या तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना है, या तो आप टीचिंग की फील्ड में जाओगे, रिसर्च की फील्ड में जाओगे, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। आज करियर ऑप्शन इतने ज्यादा हैं थ्रू प्रोफेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज एंड अदरवाइज ऑल्सो बहुत तरीके की और चीजें जो लाइफ के अंदर में पॉसिबल है। ये बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द कम समय में, आज के समय में हम इसको 5 ईयर प्लान नहीं बना सकते हैं कि घिसते रहेंगे 30 साल 32 साल तक, हुआ तो ठीक है, नहीं। जो चीज आपकी जल्दी हो सकती है, पूरी तैयारी 1.5 साल में सॉलिड तैयारी हो सकती है, उसको करके साइड कर लेना चाहिए। इनफैक्ट 2 अटेम्प्ट मैं कहता हूं सब कुछ छोड़ के बच्चे को देने चाहिए, सारी चीजें साइड लाइन करके, सारी टेंशन, एंजाइटी, जितने भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी चीजें हैं, उनको थोड़ा सा साइड करो, उस पर कॉम्प्रोमाइज करो। और ये 2 साल जब आप देते हो कंप्लीट चीजों का, मैं बता रहा हूं, इसमें आपका जीएस ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, रिवीजन सब कुछ हो जाता है। उसके बाद तीसरे साल में आपको कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। तीसरे साल में आप अपने जॉब को पकड़ सकते हो, या जो भी बैकअप आपने सोच रखा है उसको आप फॉलो कर सकते हो, पैशन या वर्क कोई भी चीज है उसको आप फॉलो कर सकते हो, बिकॉज आपके नोट्स तैयार हैं, सब कुछ आपने कर लिया हुआ है, रिवाइज कर लिया हुआ है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग करनी है कि वो आपका टच ना हो। तो होपफुली अगर पहले ही 2 अटेम्प्ट में आपका हो जाता है तो इट इज द बेस्ट थिंग, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इन केस, बिकॉज यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल एंड कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई, तो अगर नहीं भी होता है तो भी आपके पास दूसरे ऑप्शंस एटलीस्ट बचे रहेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सेल्फ के साथ मत जाइए, गाइडेंस के अंदर में जाइए, अपना समय बचाइए। टाइम इज एक्चुअली मनी इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है ना। और ऑनलाइन के अंदर में वैसे भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर फी नहीं होती है कंपेयर टू दी ऑफलाइन मीडियम, जहां पर आप तैयारी में मिनिमम 5 लाख रुपीस देते हो। 2 से 3 लाख रुपए का आपके जीएस फाउंडेशन होते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, और ऑप्शनल आपके लगभग 45,000 से 70-80 हज़ार के होते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये, और जो आपके रहने का एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, खाने पीने का खर्चा आता है, सब मिला के मिनिमम 1 साल का 5 लाख रुपए जाता है। जबकि आप इसके 10% में आप ऑनलाइन मीडियम में अपनी पूरी तैयारी खत्म कर सकते हो, जिससे आपका समय बचता है। तो मैं दोनों के लिए बताऊंगा। देखिए, गाइडेंस अगर ले रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करना है और कुछ भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हमारे बैचेस को जैसे ज्वाइन किया, उस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको जो चीजें क्लास में बताई जा रही हैं उसको आपको करना है। मटेरियल आपको सारा का सारा एक जगह पर इकट्ठे मिलता है ना। और मटेरियल कई बार क्या होता है ना, कई सारी जगहों पे डिक्टेशन के फॉर्मेट में होता है, ऑफलाइन में, यूजुअली हम भी ऑफलाइन में डिक्टेशन देते हैं, ज़रूरी होता है। और कई जगहों पे क्या है कि वो प्रिंटेड नोट्स बच्चे को दे दिए जाते हैं, जो कि सालों से चले आ रहे हैं। हमारे ऐसा नहीं है, हम नेचर ऑफ कंटेंट को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग हिस्सों में। पहले आपको क्रक्स मिलता है जो आपका रेफरेंस मटेरियल है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है वो यहाँ पर क्लास पीपीटी होती है, जो समरी होता है, विविड वे में बनी गई होती है। तीसरा जो आपका होता है वो मेंस अपीयर्ड और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स द्वारा प्रिपेयर किया गया जो हैंड रिटन नोट्स है, वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा होता है, जो कि डिजिटली आईपैड पे बना होता है, इसलिए राइटिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है समझने में आपको इन हैंड रिटन नोट्स को। और ये फ्लो चार्ट टेबल्स के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन पैराग्राफ फॉर्म। तो इससे आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे तरीके से होता है। आपने 2 हफ्ते में जो भी पढ़ा, आपने किसी सैटरडे संडे को बैठ करके हैंड रिटन नोट से सारा का सारा चीज 3 घंटे में रिवाइज कर लिया। तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट सोर्स आपके लिए होता है। प्लस आपके वैल्यू ऐड करने के लिए वैम मटेरियल, वैल्यू एडिशन मटेरियल भी दिया जाता है। तो आपका मटेरियल सॉर्टेड है। कुछ भी आपको अलग से किताब पढ़नी है क्या सर, एम्बर नंबर पढ़ना है, ईपीजी देखना है, इग्नू देखना है, ये देखना है, कुछ नहीं। आपको रिलैक्स करना है, जो चीजें बताई जा रही है वो पढ़नी है, जो मटेरियल दिया जा रहा है उसको करना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना अगर आप क्लास में आना चाह रहे हो, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूंगा कि कोई भी आने की जरूरत नहीं है। अगर आप कमिट नहीं कर सकते हो, मैं अपने पार्ट पे कमिट करता हूं, और पिछले लगभग 1.5-2 साल में मैंने जितने भी बैचेस लिए हैं, आई थिंक हार्डली अपार्ट फ्रॉम द न्यू ईयर के समय में, जो ऑफकोर्स कुछ हॉलीडेज होती हैं, 1-2 लीव मैं वहां पे लेता हूं, अदरवाइज पूरे साल में आई डू नॉट टेक अ सिंगल लीव। किसी वजह से अगर वो लीव लेनी भी पड़ती है, हेल्थ रीजंस और एनी अदर रीजंस, पर्सनल कमिटमेंट्स, तो वहां पर आई डू व्हाट, मैं सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उसको करता हूं, ताकि मेरी कमिटमेंट जो है कि इस टाइम पीरियड में आपका सिलेबस खत्म होना है, वो ना हो। ठीक है ना। पुराने समय में क्या था, हमारे पढ़ाई के जमाने में क्या था, 5 महीने क्लास बोली जाती थी, 8-9 महीने होते तो उसके बाद भी कई टॉपिक खत्म नहीं होते। तो आई डू नॉट लाइक दैट, एंड आई वांट कि अगर आप मेरी क्लास में बैठ रहे हो ऑप्शन को पढ़ने के लिए, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी ब्रेक करोगे आप, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और अगर आप ऐसे सिर्फ लेथार्जिक वे में आ रहे हो कि चलो मजे करने हैं, देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा क्लास में, उसी से काम चल जाएगा, तो फिर रहने दो आप, फिर आप कहीं और, मैं कहूँगा कि आप सजेस्ट करूंगा कि आप देखो चीज़ों को। ठीक है ना। हमारे साथ जुड़ना है तो मेरी तरह आपको भी कमिट करना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। क्लास और मटेरियल के साथ आपको सीधे सीधे जाना है। और जो हमारे 2 प्रोग्राम हैं, एक गोल्ड है जिसके अंदर में टेस्ट सीरीज नहीं है, मेंटोरशिप नहीं है और रेगुलर आंसर राइटिंग नहीं है। प्लैटिनम में ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको अपने हिसाब से आप चुन सकते हो। ठीक है ना। आपको जो भी कन्विंसिंग लगे, फाइनेंशियली आपके लिए जो भी ज़्यादा बेटर पॉसिबल हो, ज़्यादा फीस तो नहीं है ऑनलाइन के अंदर में, बट फिर भी इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नाउ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए क्या रोड मैप होगा। देखिए, सबसे पहले यू नीड टू बी फेमिलियर विद सर्टेन की कंसेप्ट्स
एंड सर्टेन की टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको बहुत ज़रूरी है कि पता हो। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिगिनिंग करो यहाँ पर क्लास 11th की जो SCRT है, केरला बोर्ड की जो ये किताब है ना, उनका स्टेट जो करिकुलम है वहाँ पर ये एंथ्रोपोलॉजी की आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिल जाती है। और इसमें एक लास्ट चैप्टर है ना, उस लास्ट चैप्टर को छोड़ करके फोकलोरिस्ट वाला, उसको आप छोड़ के पूरे के पूरी पढ़ाई यहाँ पर करो। बहुत ही सिंपल टर्म्स में है, और क्योंकि 11th स्टैंडर्ड की है तो बनी भी है उस तरीके से, NCERT की तरह से बनी हुई है, बस स्टेट करिकुलम की किताब है। तो इससे आपकी काफ़ी सारे बेसिक की टर्म्स यहाँ पर क्लियर होंगे। देन आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पर जो एम्बर एंड एम्बर ऐसी कोई भी किताब है, यूजुअली बच्चों को सिर्फ एम्बर एंड एम्बर पता होता है और इजीली अवेलेबल भी है मार्केट में, इसलिए हम इसका नाम लेते हैं। अदरवाइज इससे बहुत दर्जे बेटर किताबें दूसरे ऑथर की, फॉरेन ऑथर्स की मौजूद हैं, पर उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है और प्राइजेस भी, फीस जो है मतलब उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बिकॉज फॉरेन ऑथर्स की है, इंडिया में इंडियन एडिशन उसके होते नहीं है। तो एम्बर एंड एम्बर में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कल्चर वाली यूनिट, सोसाइटी वाली यूनिट, रिसर्च वाली यूनिट, लैंग्वेज वाली यूनिट, ये सारे चैप्टर्स को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इन द बिगनिंग, ठीक है ना। फिर बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर, और साथ ही साथ जो इंट्रोडक्टरी यूनिट है कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर थ्योरी के लिए, ऑल्दो देयर इज नो सिंगल बुक फॉर द थ्योरी के लिए आप यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें तो जैसे किताब को सजेस्ट किया जाता है यूजुअली आपके लिए, जो कि गया और उपाध्याय की है, ठीक है ना, थ्योरी की किताब है। और ये लगभग जैसे आपकी बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया आती है उस साइज़ की किताब है ये, और लगभग 400 पन्ने के आसपास में होगी, यानी कि A4 के हिसाब से आप देखो तो 250 पन्ने के हिसाब वहाँ पर कुछ लगेगा, 250 पन्ने के हिसाब से। बट इसमें कई सारे इंडियन ऑथर्स भी हैं और भी मतलब जो आपके सिलेबस में स्कॉलर नहीं है वो भी दिए हुए हैं। और इनफैक्ट कई सारी थ्योरीज जो एग्जामिनेशन में थ्योरी वाले पोर्शन से सबसे अधिक आती हैं वो इस किताब में है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको फॉलो करो। इंस्टेड जो दूसरा सोर्स है, आप यहाँ पर EPG और जो इग्नू के नोट्स हैं वहां से कुछ थ्योरी को आप कवर कर सकते हो। अदरवाइज मेरे या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या किसी टॉपर के अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो आप इसको पहले देख सकते हो, ठीक है ना। तो इनसे क्या होता है कि आपके पास एटलीस्ट फाउंडेशन, लगिमा तिवारी के भी नोट हैं और भी कई सारे जो टॉपर्स हैं उनके नोट मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो वो थोड़े क्रिस्प होते हैं, कई बार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कोई मटेरियल अगर आपके पास हो, ठीक है ना, नया मटेरियल, पुराने छोटे मटेरियल के पीछे मत जाइएगा। कई बार बच्चे देखते हैं कि छोटा कौन सा है, किसी टॉपर की किताब है 500-600 पन्ने की, उसको कर लें। वो 500-600 पन्ने के नोट्स बनाने के लिए उस टॉपर ने कम से कम 1000-1500 पन्ने, 2000 पन्ने पढ़े होंगे, कई सारे वैल्यू एडिशन के डॉक्यूमेंट्स को देखा होगा, क्लास के लेक्चर्स को अटेंड किया होगा, कंसेप्ट को बिल्डिंग किया होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी, फिर उसको एक तरीके से समराइज करने के लिए वहां पर एक आप कह सकते हो नोट्स बनाए होंगे, जो कि बाद में सिलेक्शन होने के बाद कई सारे टॉपर्स पब्लिश करवा देते हैं मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो वो बुक नहीं होती है, बेसिकली कोई ऑथर नहीं लिख रहा है। दोज एस्पिरेंट्स आर आफ्टर सिलेक्शन पब्लिशिंग देयर ओन नोट्स इन अ मोर आप कह सकते हो अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, टाइपिंग के साथ में। तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप इसलिए टॉपर नोट्स कई बार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होते, क्योंकि उसमें किसी ने अपनी समझ के हिसाब से चीज़ों को डाला है, समझाने के लिए चीज़ों को नहीं डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए दूसरे सोर्सेज या कोई मटेरियल हो, कोई नया अच्छा मटेरियल हो। आई एम पर्सनली नॉट अवेयर ऑफ अ सिंगल मटेरियल जो थ्योरी के लिए वन शॉट आता है ना। हम तो अपने बैचेस में देते हैं, वो भी सारी चीज़ों को आप सही से पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आता है। बिकॉज थ्योरी अगर सही तरीके से समझ में नहीं आई तो आपकी फाउंडेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बिल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। तो ये आपका शुरुआत होती है, ठीक है ना। इससे आपका एटलीस्ट जो सब्जेक्ट के साथ एंगेजमेंट है, सब्जेक्ट के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, फेमिलियरिटी है, वो बनती है। और ये मेरे ख्याल से आपका हो जाना चाहिए 1 महीने के अंदर अंदर में, अगर आप 2 से 3 घंटा भी दे रहे हो। आफ्टर दिस आप यूनिट्स के हिसाब से जो आपके जो यूनिट्स हैं उनको आपको वहाँ पर पढ़ना शुरू करना है। उसके लिए भी कई सारे जो यूनिट्स हैं वो एम्बर से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं सेक्शन वाइज यहाँ पर कुछ सोर्सेज बता देता हूँ, एक सोर्सेज की प्रॉब्लम भी है, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोशल एंथ्रो वाला जो पार्ट है, इसके लिए कई सारी मार्केट में किताबें आती हैं। जो ज़्यादा ट्रेडिशनली नोन किताब है, वेल नोन किताब है, वो है प्रोफेसर DN मजूमदार की, और शॉर्ट में लिख रहा हूँ अच्छा पूरा लिख देता हूँ, DN मजूमदार एंड प्रोफेसर TN मदन ने मिलकर के इसको ऑथर किया हुआ है। और इस किताब का नाम है द इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट नेम, समय लगेगा, आप उसको कहीं कहीं लिखते चलो, अगर एक रफ कॉपी या नोट को लिख करके, ठीक है ना। और बीच में कोई डाउट आए, कुछ दिमाग में आए, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो वीडियो के बाद मेरे जो आप बताई हुई आईडीज उन पर भी आप रीच आउट कर सकते हो। देन यहाँ पर माखन झा साहब है, इनकी भी किताब है, काफ़ी पतली है, बहुत इफेक्टिव नहीं है प्रिपरेशन के हिसाब से, पर आप इसको भी देख सकते हो। देन नदीम हसनैन साहब की एक किताब है, और उसको US मिश्रा के साथ में उन्होंने वहाँ पर को ऑथर किया हुआ है, ठीक है ना। यूजुअली नाम सबके सेम है, इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इस तरीके से नाम है।
और ये आप सिर्फ ऑथर के नाम भी डालोगे तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। दिल्ली में अगर आप रहते हो या दिल्ली, लखनऊ ऐसे इलाकों में, प्रयागराज जैसे इलाकों में आप रहते हो तो आपको हो सकता है वहाँ की जो मार्केट होगी, यहाँ पर यूपीएससी स्टेट पीसीएस के मटेरियल मिलते हैं, कंटेंट मिलते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपका जो अगला सेक्शन आता है वो आता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, जिसको बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो मोस्ट वेल नोन किताब है बेसिकली ये पीनाथ की किताब है। इसको छोड़ के बीएम दास की भी किताब होती है, दोनों में से आप किसी को भी देख सकते हो, जा सकते हो, ठीक है ना। कुछ कमियां जैसे पीनाथ वाली किताब में आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली यूनिट है बहुत अच्छे से समझाई हुई है, लेकिन रेसिज्म और कुछ और चैप्टर जो है इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वो उतने एप्टली नहीं दिए हुए, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। और कई बार पीनाथ की जो वर्डिंग है ऐसी है कि साइंस वाले बच्चों को तो थोड़ा ठीक लगता है, समझ में आ जाता है, नॉन साइंस वालों को लगता है कि वो अज्यूम कर रहा है कि जो इस किताब को पढ़ रहा है उसको पहले से बेसिक बायोलॉजिकल जो नॉलेज है, साइंस जो है वो आती होगी, ठीक है ना। तो कुछ टर्म्स ऐसे दे देता है जिसको आपको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लास में तो टीचर बताता चलता है, बट वहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें अलग मेहनत हमारी लगती है। अच्छा, आर्कियोलॉजी के लिए कोई भी मटेरियल मार्केट में नहीं अवेलेबल है सैडली, ठीक है ना। और जो बताए भी जाते हैं मटेरियल वो इतने आउटडेटेड हो गए कि उसका कोई बहुत ज्यादा उपयोग या मतलब आज के समय में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर DK भट्टाचार्य का 2 किताबें आती हैं, और इसको छोड़ के MC बर्किट की भी किताब है, कम लोग इसकी बात करते हैं, कम लोग इसको जानते हैं। देन KP ओकले, केनेथ पाइक ओकले, इनकी भी एक किताब है, ठीक है ना। और इंडियन ऑथर्स में भी VN मिश्रा ने कुछ थीम्स के ऊपर कुछ कंपाइलेशन वहाँ पर रखे हुए हैं, तो इन सब चीज़ को आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ दीज बुक्स आर रिटन इन 90s एंड 20s। और आपको पता है आर्कियोलॉजिकल नॉलेज कितनी तेज़ी से रिसर्चेज हो रही हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो आउटडेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। और कई टॉपिक जो UPSC के हिसाब से जितने डेप्थ, जितनी डिटेलिंग में चाहिए उस हिसाब से कवर नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम आर्कियोलॉजी में आ रही होती है, जिसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, इसका सोल्यूशन ढूंढो। इंडिविजुअल चैप्टर्स को दूसरे सोर्सेज से आप ऐड करोगे, आप कहोगे सर आप तो सबकी चीज प्रॉब्लम बता रहे हो, ये प्रॉब्लम आती है जनरली, इसलिए कहा जाता है कि आप एक गाइडेंस के अंदर में पढ़ो जहां पर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको साथ साथ में दिया जा रहा हो। मटेरियल आपको मिला, उस मटेरियल से डायरेक्टली आपने पढ़ लिया, वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो आर्कियोलॉजी वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद जो आपका आता है ये थ्योरी का पोर्शन आता है। थ्योरी के लिए पहले ही मैंने बता दिया हुआ है कि आपका गया एंड उपाध्याय की ये किताब आती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि यूपीएससी में जो ऑप्शनल का आप देखोगे थ्योरी वाला जो पोर्शन है, ये 10 थ्योरीज आपके दिए हैं यूनिट 6 पेपर 1 के अंदर में, ठीक है ना। आउट ऑफ दिस 10 थ्योरीज देयर आर ओनली 6 थ्योरीज विच आर कवर्ड इन गया एंड उपाध्याय वर्क, ठीक है ना। तो जो 4 थ्योरी नहीं दी हुई है उसमें से 1-2 थ्योरी वही है जो सबसे अधिक आती है। फॉर एग्जांपल सिंबॉलिक और इंटरप्रेटेटिव थ्योरी पिछले 10-12 साल में सबसे अधिक बार आई है, 5 से 6 बार आई है, और उसको वो कवर ही नहीं किया है गया उपाध्याय, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आधी थ्योरी तो दी ही नहीं है 40%, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी वहां पर नहीं दी है, तो ये प्रॉब्लम आती है। माखन झा साहब की भी किताब है, बट वो इससे भी पतली है और कुछ उसमें मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। और भी स्कॉलर्स की किताबें हैं, बट लाइक हार्डली नीडेड, ठीक है ना। फॉरेन ऑथर्स की जो किताबें उसमें वर्डिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए आपको दिक्कत करेगी। इंडियन और ट्राइबल वाला जो पोर्शन है ये आप कर सकते हो। इंडियन एंड ट्राइबल वाला जो पोर्शन है, इंडियन के लिए नदीम हसनैन साहब की किताब आती है और ट्राइबल के लिए नदीम हसनैन साहब की भी किताब है, और इसके साथ साथ में आपकी LP विद्यार्थी, हसनैन साहब का नाम यहाँ पर लिखा तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नदीम हसनैन साहब एंड प्रोफेसर LP विद्यार्थी, ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया किताब का नाम है, ठीक है ना। नदीम हसनैन साहब की किताब का नाम है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और ट्राइबल इंडिया, ऑलराइट। और विद्यार्थी साहब की किताब ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली है, इंडियन के लिए अलग से नहीं है उनकी, उसका नाम है बेसिकली ट्राइबल कल्चर्स ऑफ इंडिया। और एक अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की भी किताब है, उससे कुछ पॉइंट्स उनको जरूरी होते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स को आप समझ लिए, जहां पर ये थोड़ा सा लैग हो, मतलब जो चीज़ें आपको लग रहा है कि कुछ नहीं मिल रही हैं, उसके लिए आप EPG का इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो इग्नू का मटेरियल है इसको भी यूज़ कर सकते हो, और जो एम्बर का मटेरियल है इसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके जहाँ कमी हो उसको वहाँ से इनकॉर्पोरेट आप कर सकते हो। एक बहुत ही सख्त हिदायत मैं आपको दूंगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा। आज के समय में रैंडम आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट्स ने या अलग अलग जगहों ने फ्री में कई सारे कोर्सेज वेबसाइट पे या ब्लॉग्स के फॉर्म में अवेलेबल कराए हैं, ठीक है ना। कुछ जिनके कोर्सेज भी आते हैं और कुछ जिनके कोर्सेज नहीं आते हैं, वो सिर्फ कंटेंट या मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर इतनी गलतियाँ होती हैं कि आप गलत मटेरियल को पढ़ के उसको सही समझ के, बिकॉज अरेंजमेंट बेटर तरीके से होती है, सारी चीज़ें होती है, स्कॉलर के नाम होते हैं। अब आपको सब्जेक्ट के साथ में फेमिलियरिटी नहीं, आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें सही लगती हैं। बट ये जो रैंडम ब्लॉग्स हैं या इस तरीके के जो हैं,
ये फुल ऑफ एरर के साथ में भरे हुए हैं, बिकॉज इनको कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट या एकेडमिशियंस वहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, रैंडम कंटेंट क्रिएटर्स को वहाँ पर हायर करके लिखवाया गया होता है, जो कि कभी एआई का भी वहाँ पर यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम एआई ऑल्सो कई बार जो दिक्कत है मेजर, जब एआई नहीं थी तब से ये प्रॉब्लम है आपकी, ये तब से चीज़ें होती थी। और क्या है कि रैंडम सर्च करके कुछ भी कहीं का कुछ जोड़ा कहीं का कुछ जोड़ के एक बना दिया जाता है, जो कि आपको एक गलत डायरेक्शन में ले जा रहा होता है। कई बार उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं आती है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में सोशियोलॉजी के कंटेंट को डाल दिया जाता है, ठीक है, कि सेम थीम है लेकिन आपको दूसरे स्कॉलर की जरूरत है, दूसरे पर्सपेक्टिव की जरूरत है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डाल दिया जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है जो आप फेस करोगे, इनको अवॉइड करना है, इसको कभी भी मत देखिएगा, ठीक है ना। अब बात आती है एनरिचमेंट। तो हमारे यहाँ तो वैल्यू एडिशन एनरिचमेंट अलग से दिया जाता है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है, तो आप यहाँ पर एनरिचमेंट के लिए कुछ पोर्टल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे रिसर्च गेट करके एक पोर्टल है, ठीक है ना, इसको आप यूज़ कर सकते हो। एकेडेमिया करके है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। देन EPW का एक्सेस लेना पड़ता है, लेकिन कुछ आर्टिकल फ्री में भी दिख जाते हैं आपको। EPW का इस्तेमाल कर सकते हो कुछ केस स्टडीज़ वगैरह के लिए। देन डाउन टू अर्थ है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मोस्टली आर्टिकल्स कई बार फ्री होते हैं, ठीक है ना, मैगजीन्स में भी आता है, आपको देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जेस्टर है, इसका आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। शोध गंगा है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। साइंटिफिक एडवांसेस है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कई सारे जर्नल सर्च पेपर हैं, लेकिन प्रिपरेशन के समय में जीएस ऑप्शन जब आप साथ में लेके चलते हो न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के साथ में, थोड़ा सा मुश्किल होता है, हेक्टिक होने लगता है कि इन सबको रेगुलरली देखें, चेक करें और इसमें से रेलिवेंट क्या है और उसको ऐड कैसे करें, है ना। तो हमारे साथ वो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज जाहिर सी बात है जब आप गाइडेंस के अंदर में पढ़े रहो तो सारी चीज़ क्यूरेटेड आपको एक जगह पर मिल रही है। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए, अपने समझ से जो आपको बेटर लगे आप उस चीज़ के साथ में जा सकते हो। कल को आप ये कंप्लेन ना करो कि सर सेल्फ का कोई तरीका नहीं बताया था, इसलिए इस वीडियो में जो हमने एम्फेसिस किया है ज़्यादा वो सेल्फ के ऊपर किया हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोशिश करनी है कि अगर आप 2026 में अपीयर कर रहे हो तो आप जनवरी से पहले पहले उस चीज़ को कर लो, वो है मेंस रेडी नोट्स का। क्योंकि कई बार क्या होता है, आजकल बच्चे एंटीसिपेट नहीं कर रहे होते हैं कि दे विल क्लियर द प्रीलिम्स और नॉट, ठीक है, किसी को नहीं पता होता है। इवन अगर पिछले साल कोई टॉपर भी था, मान लीजिए किसी की 100-150 रैंक आई थी, अगले साल उसको नहीं पता अगर वो बैठता है कि वो दे पाएगा, मतलब क्लियर करेगा प्रीलिम्स की नहीं करेगा। इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है और ये मैंने सामने कई बार अपने स्टूडेंट्स के साथ भी देखा है। कई स्टूडेंट जिनके 112-116 नंबर आते हैं आपके पेपर 1 के अंदर में, जीएस के अंदर में, लेकिन सीसैट के अंदर में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो आपको नहीं पता, और कई बार होता है कि एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि ठीक ठाक ही गया, अच्छा नहीं गया, लेकिन वो एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है। जब क्लियर हो जाता है तो टेंशन कम होने की जगह टेंशन और बढ़ जाती है, बिकॉज आपके पास आपने सही तरीके से नोट्स नहीं बनाए हुए थे, ठीक है ना। और सही तरीके से अगर आपने नोट नहीं बनाए थे तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द एंटायर रिविजन एंड आंसर राइटिंग इन अ टाइम पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ नाउ डेज, ठीक है। क्योंकि जीएस भी है, बाकी चीज़ें भी उसके साथ ऑप्शनल को, तो 1500 पन्ने के नोट होते हैं आपके फाउंडेशन के, उससे आप 1500 पन्ने 500-500 पन्ने हर महीने नहीं पढ़ सकते हो आप प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो आपको चाहिए होता है कि आप नोट्स को, मेंस रेडी जो नोट्स हैं आपके, उनको लेकर के आओ और आप 350 से 450 पन्ने के आसपास अगर उसको रखोगे तो बहुत बेटर होगा, जहाँ पर आप एटलीस्ट हर महीने 100-125 पन्ने को तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है ना। 100-125 पन्ने का पढ़ने का मतलब क्या है, ये हर दिन आप लगभग 4 पन्ने पढ़ रहे हो, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। 4 पन्ने आप आराम से पढ़ सकते हो, वहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। तो मेंस रेडी नोट होने चाहिए और इसके ऊपर सेपरेट हमने एक वीडियो बनाया है, आप मेरा नाम डाल करके नोट मेकिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल स्टडी IQ उत्कर्ष सिंह डालिएगा, यूट्यूब पे आपको इसी चैनल के ऊपर एक अलग से वीडियो मिल जाएगा, उसको कहीं सेव कर लीजिए। उसमें कई सारे तरीके बताए गए हैं। नोट जो आपको बनाने होते हैं वो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में बनाने पड़ते हैं। आंसर राइटिंग फॉर्मेट में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो टॉपर्स बोलते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, नहीं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कई बार टॉपर्स क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके आंसर लिख करके उसी को मॉडल बना करके यूज कर रहे होते हैं। दैट इज नॉट वेरी हेल्पफुल, ठीक है ना। रादर व्हाट यू नीड टू बेसिकली डू कि आपको सारे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सबके ऊपर आपको क्या करना है, जैसे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन है उस फॉर्मेट में नोट्स को बनाना है। A4 शीट पे बना लो या यूपीएससी की जो सैंपल शीट, डेमो शीट आती है उसको आप इस्तेमाल करो, ताकि आप स्पेस भी उसी हिसाब से दे पाओ, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ साथ में ये करने की। आपको टाइमर लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये नोट मेकिंग की स्टेज होती है। लेकिन नोट को आप बना कैसे रहे हो, जैसे आंसर लिखोगे उस तरीके से इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के अंदर में अरेंज करके। ये वीडियो को देखोगे तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है ना। और कुछ मुझे क्या बताना था, शायद हो सकता है कुछ बातें और मैं सोच के आया हूं, बट आई एम नॉट यूजिंग एनी पीपीटी और समथिंग लाइक दैट, या कोई मेरे पास डिवाइस में है नहीं कि क्या क्या प्लान किया था बताने का। लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू ऑल। और ये एक ब्लूप्रिंट आपको काफ़ी काम आने वाला है। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो कहीं अपने पास प्लेलिस्ट में या फिर किसी दूसरे सोर्स में जिसको आप रेफर करो टाइम एंड अगेन जब भी ज़रूरत हो। तो नोट मेकिंग की बात हमने कर ली। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। कई सारे बच्चे वेट करते हैं कि हम जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आंसर राइटिंग करें या टेस्ट सीरीज को ऑप्ट करें। देखिए,
आंसर राइटिंग शुरुआत से करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और पूरा सिलेबस एक बार खत्म हो गया, फिर आप जब टेस्ट लिखने जाओगे तो पहले की सारी चीज़ आप ऑलरेडी भूल चुके हो, अब उसको पहले फिर आप पढ़ो, रिवाइज करो, फिर आप टेस्ट लिखो, तो वो सही नहीं होता है। इंस्टेड सबसे बेटर क्या होता है कि कोई भी टॉपिक या सेक्शन को जो हम पढ़ रहे हैं तो आंसर लिखना शुरू करें, ठीक है ना। आपको लगता है कि सर आंसर अभी कैसे होगा, अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे, अभी तो प्रैक्टिस नहीं, अभी तो टॉपिक पढ़ा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दुनिया के सबसे खराब आंसर आप लिखोगे इनिशियली, हर जगह ये टॉपर्स के साथ भी होता है, सभी के साथ होता है, लेकिन वो जब तक आप नहीं करोगे तब तक फियर नहीं जाएगा। टू रीच समवेयर यू हैव टू बेसिकली डिपार्ट फ्रॉम समवेयर। आपको कहीं पे पहुंचना है तो आपको वॉक करना शुरू करना पड़ेगा। आप कदम बढ़ाओगे, रास्ते में सवारियां आपको, गाड़ियां आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो जब तक कदम ही नहीं बढ़ाओगे, बैठे रहोगे आप, तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी। तो खराब आंसर लिखिए लेकिन लिखना शुरू कीजिए, ठीक है ना, अदरवाइज हैबिट नहीं बनेगी, और जब तक ये हैबिट बनेगी तब तक बहुत देर होगी, समय आप अपना यूपीएससी में बर्बाद करोगे। तो नोट मेकिंग, टेस्ट के बारे में हमने बताया, बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में बताया मैंने। अच्छा, टाइम हम कितना यहाँ पर दें? टिपिकली आप जब तैयारी कर रहे हो, अगर 2026 को टारगेट लेकर के चल रहे हो, तो आप एटलीस्ट यहाँ पर 3 आवर्स दे सकते हो अपना रीडिंग के लिए, ठीक है ना, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने भी वीडियो बनाया, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उनकी मदद ले सकते हो आप। हमारा प्लेलिस्ट है एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड बाय उत्कर्ष सिंह, आप डालोगे तो आ जाएगी। और भी हमारी प्लेलिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजी एट फिंगर टिप्स है, एंथ्रोपोलॉजी लेंस है, और भी कई सारे वीडियोस हैं। या फिर आप उत्कर्ष सिंह ऑल वीडियोस करके डालोगे स्टडी IQ पे, तो मेरे कई सारे वीडियोस वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। तो यूटिलाइज देम इन योर प्रिपरेशन इफ यू आर डूइंग द सेल्फ स्टडी। बाकी जो बच्चे बैच के अंदर में ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं या बैच में एनरोल हो रहे हैं, उनको ये सारे दुनिया भर की कथाओं का, दुनिया भर के प्रिकॉशंस, कॉशंस का कोई भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको सारी बातें क्लास के अंदर में ऑलरेडी बताई जाएंगी। आपको जो चीज़ बस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो करना है,